तो एनाटॉमी एंड एनो फिजियोलॉजी ना। हाँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, कोई भी, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी मतलब क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द मसल या स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट। तो दो चीजें होती है, एक तो होता है स्ट्रक्चर। अभी ये मेरा हाथ है, ये मेरे फिंगर्स है, तो इसके बारे में अगर मुझे सीखना है या सिखाना है तो मैं बोलूंगा कि इसमें स्किन है, इधर नाखून लगा हुआ है, फिर ये जॉइंट है, फिर इसमें हड्डी है, चमड़ी है। इसका अगर मैं सब स्टडी करूंगा तो उसको मैं कहूंगा कि ये एक स्ट्रक्चर है इसका। तो ये हो गया एनाटॉमी। और अगर मैंने आपको ये बताया कि ये ग्रिपिंग कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये खोल रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, ओके, ये हो गया फंक्शन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म होता है, आप ये लिखो, स्ट्रक्चर मतलब द फॉर्म, फॉर्म या मेक। जैसे कि ये पेन है, अभी इसका स्ट्रक्चर में क्या बोलूंगा? स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप क्या किसकी पढ़ाई करोगे? ये प्लास्टिक का है, इसका मटेरियल कौन सा है, इस पे डिजाइन कौन सा है, इसके निब का मटेरियल कौन सा है। और अगर आप इसके लिखने के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वो होता है फंक्शन। सो फंक्शन मतलब वर्किंग, काम। तो जो फंक्शन होता है, काम, इसका ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन फंक्शंस का होता है, मनुष्य के शरीर का जो काम होता है उसको किया जाता है एक साइंस से जिसका नाम होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, PHYSIOLOGY। और जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्टडी का नाम होता है एनाटॉमी। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में अगर आप सीखोगे तो आपको डॉक्टरेट करना पड़ेगा, आपको MBBS MD करना पड़ेगा। तो हम लोगों के लिए वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए मसल्स और जॉइंट्स के बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा उसका मतलब 10% भी नहीं बोलूंगा मैं, 5% आपको सीखना जरूरी है। क्या आप समझ रहे हो? राइट सर। तो कोई भी एक्सरसाइज मैं करता हूं या कोई भी मैं कुछ भी काम करता हूं उसके लिए मेरे शरीर के ऑर्गन्स काम करते हैं, यस। और वो ऑर्गन्स का काम का भी मैं स्टडी करता हूं। जैसे कि अगर, और हमारे शरीर में ना अलग अलग सिस्टम्स होती है। तो अब सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा, सिस्टम मतलब क्या है? एक अभी जो ऐसे काम में एक सिस्टम होता है, जैसे जिम में एक सिस्टम है कि अभी मैं, मेरे जैसा एक आदमी होता है, एक प्रोग्राम देता है, फिर धवल सर उस प्रोग्राम को टाइप करते हैं, फिर टाइप करने के बाद वो मेंबर्स को दिया जाता है। तो मेंबर्स आने के बाद फिर ट्रेनर्स उसको टेक ओवर करते हैं। फिर उसमें सबसे पहला एक वार्म अप होता है, फिर वार्म अप के बाद आप उसको एक प्रोग्राम देते हो, फिर वो पढ़ के वो प्रोग्राम करता है। फिर अगर वो कहीं अड़ गया तो वो आपको पूछेगा। वो वेट ट्रेनिंग हो या कार्डियो हो, वो खत्म होने के बाद फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग होगा या फिर कोई क्लास होगा। वो स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद वो, तो ये पूरा एक सिस्टम है। अगर वो ना गवर्नमेंट सिस्टम, वैसे शरीर के भी सिस्टम्स होते हैं। तो जैसे खाना मैंने खाया, तो खाने के बाद वो पहले इधर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर सब सिस्टम अंदर होगा, फिर उसका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद फिर उस पे केमिकल्स एक्ट करेंगे। फिर वो उसका केमिकल्स एक्ट करने के बाद वो हमारे शरीर के हर एक चीज, तो फैट अगर होगा तो इधर जाएगा, प्रोटीन होगा तो इधर जाएगा, उसका फिर मतलब बंटवारा होगा, बाइफर्केशन होगा। ये सब करने के बाद फिर उसके जूस निकाला है, मतलब उसका एक्सट्रैक्शन होकर फिर वो बाहर फेंका जाएगा। ये पूरा सिस्टम है ना बॉस। तो जैसे शरीर के जो मेन सिस्टम्स है ना, तो उसके सिस्टम्स के सिर्फ नाम लिख लो। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में पहले आप क्या लिखोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं भी लिख रहा हूं इधर। अनेक सिस्टम्स होते हैं, हम लोग बेसिक बेसिक देखने वाले हैं। तो एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब खाना खाने से बाहर निकलने तक का सिस्टम।
उसके बाद होता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मतलब क्या, जो ये मस्तिष्क चलता है सब, सीएनएस, ब्रेन, फिर सिग्नलिंग कैसे होता है, ये वो इधर से सिग्नल गया वैसे हो गया, ये सब चीजें। सो न्यूरोमस्कुलर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है। फिर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम होता है, हालांकि मैं इसको थोड़ा डिटेल में, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर का मतलब क्या है, मुझे लगा कि अबे मुझे इस पेन को खोलना है और लिखना है, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा आमतौर पे, हालांकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि अपने को अभी पेन खोलने के लिखने का है, फिर ये सिग्नल इधर आ गया, निर्माण हो गया सिग्नल, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा हाथ की तरफ, ब्रेन हाथ को बोलेगा भाई पेन उठा, फिर पेन में उठाएगा, फिर ब्रेन बोलेगा पेन का ढक्कन खोल, खोलेगा, फिर इधर और कुछ, वो ये इधर कुछ थॉट्स तैयार होंगे, वो बोलेंगे अभी इसको ये लिखने का है, तो फिर ये इसको लिखेगा भाई पेन को ग्रिप कर, तो मेरे फिंगर्स क्या करेंगे, पेन को ग्रिप करेंगे, फिर बोलेंगे लिख। देख ये अपने को लगता है बहुत सिंपल है, इसके लिए तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे मसल्स में, तुम्हारे नर्व्स में क्या होता है, हजारों कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। तो ये सब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। न्यूरो मतलब ब्रेन ने भी काम किया, और ब्रेन के आदेश पे फिंगर्स ने भी काम किया। समझ में आ गया, ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हो गया। फिर हो गया कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो लिखो आप, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसी को जोड़ दो कार्डियो वैस्कुलर, बराबर वैस्कुलर सिस्टम। आप कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ख्याल रखेगा आपके हार्ट के और आपके लंग्स का सब काम, और ये सब सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है बॉस, ऐसा इंडिपेंडेंट काम नहीं करता है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम का भी थोड़ा सा अलग होगा काम, ब्रेन का भी अलग, वो सब चलता रहता है, लेकिन हम लोग आमतौर पे सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी में फर्क क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी में हम लोग हार्ट और लंग्स के बारे में दोनों बात करेंगे, मतलब उसके बारे में पढ़ाई करेंगे या उसका काम देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो देखो यार, लंग से वो हार्ट, ब्लड जाएगा हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से ब्लड वेसल, फिर वापिस आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, उसमें ऑक्सीजन भरेगा, वो सब सिस्टम चलता रहेगा ना, मिक्स सिस्टम होता है। फिर और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब वो अलग अलग जो हमारे हार्मोन्स और उसका सिक्रेशन, सिर्फ लिखो आप एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब हमारे शरीर में अगर अपने को जैसे गुस्सा आ गया तो टेस्टोस्टेरोन आता है, नर्वसनेस में ये आता है, सब केमिकल्स हमारा सीक्रेट होता रहता है ब्रेन में, बॉडी पार्ट्स में, एंडोक्राइन सिस्टम में हो गया वो, बराबर है। तो एंडोक्राइन, ENDOCRIN, एंडोक्राइन, आप हिंदी में भी लिख सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम। फिर मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटल का मतलब क्या है, स्केलेटल मसल्स का सिस्टम। स्केलेटल मसल मतलब कौन से मसल, जो हमारे शरीर में बाइसेप, ट्राइसेप वगैरह, ये सब स्केलेटल मसल्स है। हमारे शरीर में अलग अलग मसल्स है, हार्ट भी एक मसल है, हमारा जो टंग होता है ये भी एक मसल होता है, हमारे आंखों के अंदर भी मसल्स होते हैं, नर्व मसल्स होते हैं। लेकिन स्केलेटल मसल्स कौन से, जो आमतौर पे हमारे शरीर में और आप ये लिख सकते हो स्केलेटल मसल्स, तो अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, स्केलेटल मसल्स ये होते हैं वॉलंटरी मसल्स, लिखो वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी, वॉलंटरी मसल्स, VOLUNTARY, वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि अगर संतोष सिंह को लगा कि एक लड़की को फूल तोड़ के देना है, तो संतोष सिंह क्या करेगा, जाएगा फूल लेगा, फूल तोड़ेगा, उसको देगा। मतलब उसके हाथों के मसल्स ने, उसके फिंगर के मसल्स ने उसकी बात मान ली। तो आपके वॉलंटरी मसल्स आपके हिसाब से चलते हैं, कंट्रोलिंग, हमारा कंट्रोलिंग होता है उसको, बराबर, तेरा कंट्रोलिंग होता है। अभी जैसे कि बाइसेप कर्ल करेगा तो मेरा कंट्रोल में है ना, मेरे को बाइसेप ऐसे करने का है, बराबर।
ऑटोमेटिक देख, ऑटोमेटिक जो क्रैम्प्स होता है वो क्रैम्प्स में क्या होता है, क्रैम्प्स में ऑटोमेटिक होता है। बाइसेप में क्रैम्प भी आता है ना, वो तेरे कंट्रोल में नहीं होता है, तो उस समय वो इनवॉलेंट्री सिस्टम वो किक ऑफ होता है, क्योंकि अभी बॉडी को लगता है इसका बाइसेप अभी फटने वाला है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर, वो अलग है। देखो स्पाज्म भी एक नॉन इनवॉलेंट्री एक सिस्टम है, इसलिए स्पाज्म क्या होता है, झटका बैठने के बाद एकदम अकड़ जाता है बॉडी आपका। वो अकड़ता काय को है, क्योंकि वो बॉडी को आगे का डैमेज रोकने के लिए वो अकड़ जाता है, वो इनवॉलेंट्री, वो तेरे हाथ में नहीं है। जैसे हार्ट का बीटिंग, हार्ट की एक मसल है, वो तेरे बस में नहीं है, वो वॉलेंट्री नहीं, वो इनवॉलेंट्री होता है। लेकिन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो मसल्स है वो वॉलेंट्री होते हैं, वो तेरे हाथ में होते हैं। तो ये कुछ चीजें मुझे अभी इसमें तो बहुत यार, इसमें बहुत डीप में 4 महीने का कोर्स चला जाएगा सिर्फ थियोरी में, अपने को उतना देखने की जरूरत नहीं है। आपने को कुछ बेसिक, अभी हमारा कंसर्न किसके साथ है, हमारा कंसर्न ज्यादातर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एज अ ट्रेनर। तो अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात कीजिए तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है, तो आप लिखो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है। संतोष बता क्या होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। मस्कुलर में सर ये था बाइसेप ट्राइसेप फीमोर ये सभी मसल आते नहीं, वो छोड़। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो काम होता है वो कौन कौन मिलके काम करता है, तो एक बात समझ, हालांकि ब्रेन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, फिर भी इधर लिख, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का काम सबसे पहले करता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहीं से सब कंट्रोल होता है भाई। हैं। यस तो सीएनएस में कौन कौन आ गए बता, एक आ गया ब्रेन, जो सब दिमाग, उसके बाद आ गया स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व्स में दो हिस्से हैं, सेंसरी सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम क्या है, सिग्नल भेजना, कहां से, शरीर से दिमाग को सिग्नल भेजता है ये। और मोटर नर्व क्या करता है, दिमाग से शरीर को सिग्नल भेजता है। इसमें से कोई एक भी कट गया तो प्रॉब्लम आता है। इसलिए जिन लोगों को पैरालिसिस होता है उनको क्या होता है, मोटर नर्व्स में कोई डैमेज हो सकता है, वो किधर भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, उधर हो सकता है। तो अगर मान के चलो कि जो मोटर नर्व मेरे फिंगर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसको ये कहीं यहीं कहीं तो होगा, इसको अगर डैमेज हो गया तो मैं फिंगर्स हिला नहीं सकता, यस क्योंकि कुछ क्या लोग होगा। एक्सीडेंट में हो जाता है कुछ लोगों का, या छत पे से गिर जाते हैं या फिर सीढ़ी बराबर। तो क्या होता है, अगर कोई छत पे से गिर गया और उसको यहां लग गया तो उसका स्पीच चला जाता है। संबंध वैसा, देख स्पीच क्यों जाता है, क्योंकि वो जो स्पीच कंट्रोल करने वाला कोई नर्व कट गया, या फिर चलने का कोई, अगर लोकोमोशन जो बोलते हैं हम लोग, चलने के लिए जो हमारे मसल्स है, तो मसल्स डैमेज होने की जरूरत ही नहीं है। मसल डैमेज होगा तो भी, अभी क्वाड्रिसेप टूट गया तो भी चलने में मुश्किल होगा, लेकिन क्वाड्रिसेप मसल को जो फीड करने वाला नर्व है, सिग्नल्स, वो भी अगर कट गया तो क्वाड्रिसेप होने से फायदा क्या है मेरे को, वो बराबर सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा ना क्वाड्रिसेप को बोलने के लिए, भाई पैर उठा। तो ये तो एक है। और इसको, ये किसको कंट्रोल करेगा सब, तो लिखो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है। सबसे पहले लिखो हड्डी, बोन्स। सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बोन्स होंगे, जॉइंट्स होंगे, मसल्स होंगे, टेंडन्स होंगे लिगामेंट और लिगामेंट्स होंगे। हालांकि इस पे कंट्रोल आप सिर्फ हड्डियों पे और जॉइंट्स पे और मसल्स पे ही करते हो, टेंडन पे आपका डायरेक्टली कंट्रोल होना मुश्किल होता है, वो मसल्स के थ्रू काम करेगा। लिगामेंट्स पे भी आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है। लिगामेंट्स भी आप मतलब हड्डियों को हिला के आप लिगामेंट्स को कंट्रोल करते हो, तो लिगामेंट्स में इतना कंट्रोल अपना नहीं होता, इसलिए लिगामेंट्स स्प्रेन होने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है ना शरीर को।
ये बात समझ में आई? ये बेसिक बेसिक जा रहे हैं हम लोग, कुछ इसमें ज्यादा ये नहीं है। अब कोई भी जब मैं एक्सरसाइज करता हूं, कोई भी एक्सरसाइज छोड़ो, कोई भी मूवमेंट करता हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैंने ग्लास लिया, मैंने ये किया, मैं खाना खा रहा हूं, मैं दिमाग ऐसे ये कर रहा, बाल को ये कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, ठीक है? तो इसमें सब में क्या होता है? जॉइंट एक्शन होता है। तो लिखो, जॉइंट एक्शन से होता है मूवमेंट। जॉइंट एक्शन से होता है मूवमेंट। जॉइंट में एक्शन, सो जॉइंट एक्शन से होता है काम या मूवमेंट, ठीक है? जॉइंट एक्शन से आपका होता है काम या मूवमेंट। ये जॉइंट एक्शन में क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है? बाइसेप कर्ल में क्या होता है? अभी अगर आपने देखा कि जॉइंट एक्शन हो गया, तो जॉइंट एक्शन हुआ, लेकिन काम कौन करता है? मसल्स। तो लिखो, जॉइंट एक्शंस में काम होता है मसल्स का। मसल्स के द्वारा जॉइंट्स मूव होते हैं, जॉइंट्स मूव और काम होता है, काम। तो जैसे एक्सरसाइज के बारे में अगर हमने बात की, तो स्क्वाट किया, स्क्वाट। स्क्वाट करने में सब लोग जानते हैं कि स्क्वाट में कौन कौन से मसल्स काम करते हैं, तो हम लोग मसल्स के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ग्लूट्स काम करते हैं, ग्लूटियल मसल्स, क्वाड्रिसेप्स काम करते हैं। लेकिन मूवमेंट कहां हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है हिप जॉइंट में, नी जॉइंट पे। तो ग्लूट ग्लूट का जो मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल ने हिप जॉइंट पे काम किया, और क्वाड्रिसेप ने नी जॉइंट पे काम किया। अब मसल का काम करना मतलब क्या है? तो लिखो, मसल का काम मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। स्ट्रेच होना ये मसल का काम नहीं है। स्ट्रेच होना एक्चुअली मसल के काम के खिलाफ होता है। तो मसल का काम मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथनिंग। मैं लेंथनिंग बोल रहा हूं, मैं स्ट्रेचिंग नहीं बोल रहा हूं। बात समझो, लेंथनिंग और स्ट्रेचिंग में फर्क होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन करने में और लेंथनिंग करने में मसल का काम होता है। अगर मान के चलो कि मैंने इस पेन को पकड़ लिया, तो जब मैंने ये किया, तब मेरे मसल्स ने काम किया। कौन से मसल्स ने? फोरआर्म के मसल्स ने काम किया। क्योंकि फोरआर्म मसल्स के काम के द्वारा क्या हो गया? मेरे जॉइंट्स, फिंगर्स के जॉइंट्स क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। तो एक्शन कहां हुआ? फिंगर जॉइंट्स में हुआ। काम किसने किया? मसल्स ने किया। मैंने मुंडी को ऐसे ऊपर उठाया, मूवमेंट हुआ नेक जॉइंट्स में, लेकिन काम किसने किया? मसल्स ने काम किया। यस। समझ में आ रहा है? मैंने हाथ को ऐसे साइड में उठाया, शोल्डर को ऐसे साइड में उठाया, मूवमेंट कहां हुआ? शोल्डर जॉइंट में हुआ। काम किसने किया? ये मसल ने काम किया। तो ये मसल ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। उसकी वजह से मेरा जो हाथ का हड्डी है वो ऊपर उड़ गया, जो हम लैटरल रेज में करते हैं। बात समझो। अब यही मसल का काम सिर्फ ये नहीं है, यही मसल का काम रिलैक्स होना भी है। तो मैंने स्क्वाट ली, रिलैक्स नहीं बोलूंगा, मैं रिलैक्स नहीं बोलूंगा, मैं उसको उल्टे दिशा में लेंथनिंग बोलूंगा। तो मैंने क्या किया? लैटरल रेज की, बाइसेप कर्ल की बात करते हैं। तो मैंने ये हाथ पकड़ लिया मेरा, ये किया मैंने, एल्बो जॉइंट में मूवमेंट हो गया, मेरे एल्बो जॉइंट में मूवमेंट हो गया। तो बाइसेप मसल जो मेरा है, उसने दो काम किए एक्चुअली। पहला काम कौन सा था? एक्सटेंशन। एक तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैंने नीचे उतारा भी ना वजन को, तो उसका लेंथनिंग भी हो गया। स्ट्रेचिंग अलग है। स्ट्रेचिंग मतलब नेचुरल लेंथ से ज्यादा खींचना, वो स्ट्रेचिंग है। लेंथनिंग मतलब नॉर्मल लेंथ को जाना है। जैसे कि अभी ये मेरा फोरआर्म का मसल है, मतलब ये यहाँ के मसल है। अगर मैं इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरा रिस्ट मुड़ता है ऐसे। बराबर। ये हो गया इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। लिखो, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट
कॉन्सेंट्रिक सर, आपने सुना? नहीं सर, मेरा एक कॉल आ गया था तो ठीक इसके है, लिए वो ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो रिकॉर्डिंग में यूट्यूब जी डालते हैं ठीक है, फिर भी एक्सप्लेन करो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। हम्म, तो जी जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरा हाथ, हम्म तो मैंने ये किया, हम्म तो मेरे मसल्स ने काम करने, ये मसल्स ने काम करने के कारण मेरा रिस्ट जॉइंट मुड़ गया। तो हम्म कॉन्ट्रैक्ट कौन हुआ? मसल्स हुआ। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसका लेंथ कम हुआ और मेरा रिस्ट मुड़ गया। ये मेरे रिस्ट राइट का काम है। लेकिन सिर्फ ये नहीं किया ना, खुला भी पहले, मतलब अगर बाइसेप के बारे में बात की जाए तो एल्बो जॉइंट मेरा ये है, तो हम्म ये मेरा न्यूट्रल पोजीशन है। राइट अब मैंने ये किया, ये कहने में क्या होगा, जॉइंट का मूवमेंट कहां हो गया? एल्बो जॉइंट में हो गया। लेकिन मसल हम्म कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बाइसेप्स। तो उसको बाइसेप्स मैंने बोला कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लिखो, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है? मसल्स का लेंथ कम होता है और वही मसल का काम है। तो जब हम लोग बोलते हैं हम लोग चेस्ट कर रहे हैं, चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब चेस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। चेस्ट मसल को स्ट्रेच करके उसका काम नहीं होगा। इनफैक्ट मसल के काम के एग्जैक्टली ऑपोजिट मूवमेंट जो होता है वो होता है स्ट्रेचिंग। तो तो सर बाइसेप्स का स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग जैसा आपने कहा कि वो फंक्शन नहीं है मसल का, बट नहीं है, स्टिल हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमको मसल को अच्छी तरह से मूवमेंट में उसको असिस्ट करना है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है। राइट बात समझो ना, हम लोग स्ट्रेचिंग के द्वारा मसल्स को सप्पल रख रहे हैं, मूवमेंट अच्छा लग रहा है। हम लोग हम्म स्ट्रेचिंग करके मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते ना। राइट मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी जितना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इस हम्म नेचर ने कॉन्ट्रैक्शन ही उसका काम दिया है। ओके तो चेस्ट मसल का लैटिसिमस डोर्साई का काम है कॉन्ट्रैक्ट होना, हम्म ऐसे या ऐसे। स्ट्रेच उसको करो ना आप, किसने बोला? तो देखो, तो दो तरफ होते हैं। एक तो होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल के लेंथ की कम, मसल कम होती है। दूसरा हम्म दूसरा बोलो, इस दूसरा लिखो इसेंट्रिक। मैं उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलूंगा, मैं उसको सिर्फ बोलूंगा इसेंट्रिक मूवमेंट। सो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है आपको ये समझना है। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल का, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद लिखो इसेंट्रिक मूवमेंट वेयर मसल lengthens and comes to its normal length। बात समझो, मसल के नॉर्मल लेंथ को ले आना बोलता है इसेंट्रिक। स्ट्रेचिंग मतलब नॉर्मल लेंथ से अगर आगे खिंच गया तो उसको बोलेंगे स्ट्रेचिंग। तो ओके मेरे बाइसेप का फिर से देखो, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक, ये हो गया इसेंट्रिक, ये अगर मैंने किया तो वो हो गया स्ट्रेचिंग। ओके तो जब हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग दोनों तरह से काम करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसेंट्रिक में मसल को पुराने लेंथ के, पहले वो नेचुरल लेंथ की तरफ ले जाते हैं। जनरली आप लिखो कॉन्सेंट्रिक इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये आप लिखो, कॉन्सेंट्रिक इज अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। और इसेंट्रिक इज टुवर्ड्स ग्रेविटी फॉर अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक ब्रेक लगाता है इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक में भी मसल का टूटना होता है, इसेंट्रिक में भी मसल काम करता है। हालांकि उसका मेन काम समझा गया है कॉन्सेंट्रिक, लेकिन इसेंट्रिक में भी क्या होता है, मसल का काम तो होता है। तो जब आप, अगर आप ओवरहेड प्रेस कर रहे हो तो शोल्डर के लिए, मतलब डेल्टॉइड के लिए और ट्राइसेप के लिए ये हो गया कॉन्सेंट्रिक, कि ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हो। और यहां क्या हो रहा है, आपका ट्राइसेप क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन आप नीचे भी उतर रहे हो कि नहीं, छोड़ तो नहीं रहे हो आप ऐसे,
आपको कंट्रोल लगाना पड़ रहा है। तो नीचे क्या हो रहा है, आपके ट्राइसेप का और आपके डेल्टॉइड का लेंथनिंग हो रहा है, लेकिन वो भी मसल का एक काम ही है। लेकिन मैं उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मसल का लेंथ कम नहीं हो रहा है। राइट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, आप बंध जाते हो ना, आप जिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट, जुड़ गए आप, ये। तो इसेंट्रिक भी मसल का ही काम है। और अगर आपने इसेंट्रिक को कंट्रोल नहीं किया तो आपका काम, केटलबेल में क्या होता है, हम लोग केटलबेल में इसेंट्रिक को कंट्रोल नहीं करते, संतोष तू देखा होगा, ड्रॉप करते, अगर मेरा शरीर नहीं होता तो गिर जाता केटलबेल नीचे। समझ में आ रहा है, वो गिरता क्यों नहीं है नीचे, क्योंकि ये जो मेरा एल्बो है वो मैं इसेंट्रिक का कंट्रोल छोड़ दिया, लेकिन आके वो यहां रुक जाता और फिर यहां से फिर से मैं कॉन्सेंट्रेट करता। लेकिन वेट ट्रेनिंग में आप ये कर नहीं सकते। स्क्वाट करते समय, ऊपर आते समय कॉन्सेंट्रिक है, यस नीचे आप कंट्रोल के साथ ही बैठना पड़ेगा, तो गिर जाओगे आप समझ रहे हो। राइट। तो राइट। कॉन्सेंट्रिक पे भी ध्यान देना जरूरी है, इसेंट्रिक कंट्रोल पे भी ध्यान देना जरूरी है। अभी इसेंट्रिक कंट्रोल पे ध्यान देना जरूरी का मतलब ये नहीं कि तुम स्लोली करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने फास्ट ऊपर किया, स्लो नहीं, स्लो नहीं है उसका, आप फास्ट ही नीचे आओ लेकिन विथ कंट्रोल लाओ। लोग बोलते हैं ना स्लो डाउन फास्ट अप, इतना स्लो करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप उसको सिखा रहे हो पहले तो लाइट वेट के साथ उसको पहले स्लो आप सिखा सकते हो, भी इतना स्लो मत सिखाओ उसको, मॉडरेटली सिखाओ। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जॉइंट एक्शन होता है, लेकिन उसमें काम करते हैं मसल्स। उसमें दो तरह के काम होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रिक, एक होता है इसेंट्रिक। अब ये एक काम हुआ वर्किंग मसल का। तो अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूं तो मेरा वर्किंग मसल कौन सा है, बाइसेप्स है, तो उसका कॉन्सेंट्रिक कौन सा है, ये है इसेंट्रिक है। लेकिन बाकी के मसल्स का क्या, वो भी काम कर रहे हैं कि नहीं। तो लिखो, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज स्टेबिलिटी, स्टेबिलाईजर मसल भी काम करते हैं। स्टेबिलाईजर मसल्स, टू स्टेबिलाईज द ओवरऑल बॉडी। और ये स्टेबिलाईजर मसल्स कोई भी एक्सरसाइज हो, सिर्फ एब्डोमिनल क्रंच और ये सब छोड़ के मैक्सिमम एब्स और कोर के मसल्स ये स्टेबिलाईजर्स का काम करते हैं। तो आपका शरीर स्टेबल है ना बॉस। अगर बाइसेप कर्ल करते समय आपका स्टेबिलिटी चला गया तो गिर जाओगे आप। यस तो एक्सरसाइज के समय स्टेबिलाईजर मसल्स भी काम करते रहते हैं। लंगड़ा भी कट जाएगा भाजी ओवर हेड में आप पैरों पे खड़े हो, वो भी मसल्स काम कर रही है कि नहीं। बाइसेप कर्ल में आप बैठे हो क्या, आपकी बॉडी इरेक्ट है, आप ऐसे झुक के नहीं कर रहे हो बाइसेप, तो बैक के मसल्स को भी। तो स्टेबिलाईजर मसल्स का भी काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन वो ज्यादातर आप लिखो, वो ज्यादातर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। स्टेबिलाईजर मसल्स किसमें होते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या, मसल इज अंडर टेंशन, मसल पे टेंशन है, बट देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, मसल का आकार लेंथ कम होता है, इसेंट्रिक में बढ़ता है। स्टेबिलाईजर में क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइसोमेट्रिक मतलब क्या, आपके मसल्स का कोई लेंथ, अभी जैसे कि मैं सीधा देख रहा हूं और मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूं, तो नेक मसल्स जो है वो तो खींच रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन होल्ड कर रहे हैं नेक को, तो वो हो गया स्टेबिलाईजर, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यस या फिर मैं मान के चलो कि मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं, अब मेरे चेस्ट मसल में, ट्राइसेप में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेंथनिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेंथनिंग हो रहा है, लेकिन मैंने डंबल पकड़ा है, बारबेल पकड़ा है, वो फोरआर्म के मसल्स कैसे काम कर रहे हैं, आइसोमेट्रिकली काम कर रहे हैं। वो ऐसे ना कर रहे हैं, वो होल्ड के रखे हैं और उसका लेंथ में कुछ चेंज भी नहीं है। इनिशियल थोड़ा चेंज है, ऐसे करने के बाद थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया मसल, लेकिन खुल नहीं रहा है ना वो, मतलब वो स्टेबिलिटी दे रहा है आपको। तो शरीर में सभी तरह का काम होता है एक्सरसाइज के समय।
आइसोमेट्रिक भी होता है और आइसोटोनिक। तो कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक को हम लोग इकट्ठा क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। तो लिखो आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक मतलब क्या? मसल के लेंथ में चेंज होता है, और आइसोमेट्रिक मतलब चेंज नहीं होता है। और हमेशा हमारे मसल्स अंडर कॉन्ट्रैक्शन ही रहते हैं। अब जब खड़े होते हो आप, तो जब आप खड़े होते हो तो आपके क्वाड्रिसेप्स और आपके ग्लूट्स कैसे कॉन्ट्रैक्शन में है? आइसोमेट्रिक में है। बराबर है कि नहीं? अगर वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होते तो आप गिर जाते, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते शरीर को। अब मेरा जो बैक है, जब मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरे बैक के मसल्स आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड है। अगर वो नहीं होते तो मैं ऐसे गिर जाता नीचे। लेकिन जब मैं स्क्वाट के लिए बार लगाता हूं इधर, तो वो चैलेंज शरीर पे कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ता है। तो विदाउट वेट भी बॉडी तो काम कर रहा है, विदाउट वेट तो कॉन्ट्रैक्शन है बॉडी में, कम कंटिन्यूस होता है। अगर शरीर का कॉन्ट्रैक्शन निकाल दिया तो तुम्हारा शरीर ऐसे गिर जाएगा नीचे, गल जाएगा पूरा। बात समझ रहे हो कि नहीं? सो आप अपने स्पाइन पे वेट रखो या ना रखो, बैक के मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और स्पाइन को होल्ड कर रहे हैं। हाँ, होता क्या है, जब आप ज्यादा वजन डालते हो तो बैक के मसल्स को क्या करना पड़ता है? और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो वजन उसको झुका देगा। तो हमारे मसल्स कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, इसलिए जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन चला जाता है। मसल्स का ताकत कम होता है, आप झुकने लगते हो, इनिशियली मसल्स वीक होते हैं, उसके बाद हड्डियां भी वीक होकर हड्डियों का भी आकार वैसे बन जाता है और आप बेंड हो जाते हो। तो तो सर मसल्स का काम, आइसोटोनिक में कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों रहता है क्या? यस, और आइसोमेट्रिक तो वैसे भी है। तो विदाउट, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हो आप। तो आप हमेशा जो काम करते हैं उसमें आपके कुछ मसल्स स्ट्रेच होते हैं, कुछ मसल्स इसेंट्रिक में स्ट्रेच तो नहीं होते, स्ट्रेच आपको करना पड़ता है। तो आप काम करते समय कुछ मसल्स आपके इसेंट्रिक में होते हैं, कुछ मसल्स आपके कॉन्सेंट्रिक में होते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा मेरा कॉल आ रहा है। मैंने बताई ना, अब बताऊं ना? मैं पहले बता देना, बता अब देखें। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करो, आप योगा करो, आप खेलो, आप वेट ट्रेनिंग करो, आपके मसल्स कॉन्सेंट्रिक आइसोमेट्रिक ये सब करते रहते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो रनिंग भी एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही है। तो जिंदगी में सब कुछ जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही है। मैं ब्रश कर रहा हूं, ग्रेविटी मेरे को हाथ को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, मैं होल्ड कर रहा हूं कि नहीं? तो यहां मेरा बाइसेप जो है वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन में है? आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक। बराबर। मैं ऐसे तो नहीं कर रहा हूं ना, ऐसे राइट। पकड़ा मैंने, ब्रश किया, तो मेरा बाइसेप कैसा है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। बात समझो, मैं खाना खा रहा हूं, बाइसेप मेरा आइसो, हालांकि मैंने नीचे से उठाया, खाया, ये हुए इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक। इसेंट्रिक अभी सिर्फ ये, मतलब सिर्फ बाइसेप नहीं काम कर रहा है, इसमें शोल्डर जॉइंट भी काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जॉइंट एक्शन जो है ये एल्बो में भी हो रहा है और शोल्डर में भी हो रहा है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, शोल्डर में और एल्बो में दोनों में मूवमेंट हो रहा है। करेंगे तो बात समझो। तो इसलिए जॉइंट एक्शन या जॉइंट मूवमेंट में मसल्स काम करते हैं। मसल के साथ टेंडन लिगामेंट एडिशनली काम करते हैं, वो आपको ज्यादा काम नहीं। तो अगर आप बाइसेप को अगर आप करोगे काम, तो बाइसेप का टेंडन भी काम करेगा, क्योंकि वो टेंडन ने ही क्या किया है? हड्डी में जाके डाला है उस मसल को। तो टेंडन मसल का एंड होता है, तो उसके लिए आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। ये रिसर्च बताता है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई भी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपके टेंडन का भी जो विड्थ होता है वो बढ़ता है, आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स भी मजबूत होते जाते हैं। आपकी हड्डियां तो होंगी, मसल्स तो होंगे। महीना में मारा। तो ये आपको समझना जरूर। डाउट कोई Right, डाउट अब sir. तक? डाउट ए संतोष, क्या क्या हुआ बता। सर, ये कह रहा हूँ मैं, जैसे कोई लड़के कोई इंसान का होता है, उसको जैसे बोलते हैं ना, वन साइड खराब हो जाता है, उसकी किसकी वजह से होता है? जैसे कि उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? पैरालिसिस। हाँ, पैरालिसिस। पैरालिसिस। तो उसमें नब्स में क्या? देखो वन साइड का सवाल नहीं है।
कुछ भी हो सकता है। हाँ बराबर। हमारा जो देख इधर का जो ब्रेन है ना और जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन का एक हिस्सा राइट साइड को कंट्रोल करता है, ब्रेन का एक हिस्सा लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। या स्पाइनल कॉर्ड के ये नर्व का एक हिस्सा तेरे राइट ग्लूट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट को काम करे। देख एक नहीं, उसमें असल हजारों नर्व्स होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करता है। मिड बैक का जो हिस्सा है वो शायद तेरे काफ को कंट्रोल करे। मतलब उसका तो देख, उसको तो मेडिसिन में स्टडी होता है, न्यूरोबायोलॉजी में सब कुछ सिखाते हैं, कौन सा क्या C1 C2 बहुत कुछ रहता है, ये नर्व वो नर्व। तो डैमेज कहाँ हुआ है उस पर निर्भर है। अगर यहीं से कट गया तो शायद सब कुछ चला जाएगा, अगर थोड़ा सा लग गया तो थोड़ा जाएगा। अभी वो ऐसा जा सकता है कि वो जिंदगी में कभी ना आए, हाँ या ऐसा जा सकता है कि टेम्पररी हो गया फिर वो सुधर गया। तो कभी कभी स्पीच जाने के बाद आता भी है। वो डिपेंड करेगा कितना डैमेज है। सर, कभी कभी वर्कआउट से भी बंदा जो भी होता पेशेंट वो ठीक हो जाता। अपने यहाँ पे एक मेंबर ही था वो, तो उसका बॉडी वन साइड बहुत कम काम करता था, जैसे उसने वर्कआउट कर लिया तो बहुत फायदा हुआ। बराबर है, बराबर है। तो उसका डैमेज इतना नहीं था। तो जब उसने सिग्नलिंग स्टार्ट किया, सिग्नलिंग को चैलेंज करना स्टार्ट किया, तो वो मोटर घिस घिस के स्टार्ट हो गया। इसको ताक तरह से रख रहा हूँ महाराज। देख वर्कआउट की क्यों बात कर रहा है, आदत भी, आदत क्या, आदत वही है ना। अगर तू राइट हैंड से अगर ब्रश कर रहा है और तूने कल से राइट हैंड से ब्रश करना छोड़ दिया, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, तो क्या होगा? 5-6 साल अगर तूने लेफ्ट हैंड से किया तो तेरे सिग्नलिंग क्या हो गया, उस सिग्नलिंग को आदत पड़ गया, वो ट्रेनिंग बन गया तेरा। तो तू राइट हैंड से इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, तू भूलेगा नहीं। देख भूलेगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है सब। लेकिन अगर तेरे राइट हैंड को कंट्रोल करने वाली नर्व गई तो वो हाथ काम नहीं करेगा। लेकिन वो कितना जाना है उस पर, अगर वो जरा सा गया तो तू ट्रेनिंग कर करके उसका सिग्नलिंग थोड़ा स्टार्ट कर सकता है, ताकि वो तो, लेकिन वो टोटली डैमेज हो गया तो जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा ना। तो सीवियर पैरालिसिस मतलब क्या होता है? सीवियर मतलब वो बहुत ही बेकार है। पार्शियल पैरालिसिस बोलते हैं लोग, पार्शियल थोड़ा सा ही हो गया, वो थोड़ा ट्रेनिंग करके सब थोड़ा चैलेंज करके न्यूरॉन्स को हो सकता है। तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना भाई। ये है, यस। समझ में आ रहा है? तो वो जो मेंबर था उसका शायद इतना डैमेज नहीं था, तो वो ट्रेनिंग कर करके थोड़ा सुधर गया। वो हाँ। पहले जितना होगा क्या, शायद नहीं होगा कभी भी। कुछ तो वो तो यार वीकनेस, फ्रैक्चर होने के बाद भी जिंदगी भर रह जाता है एक साइड का थोड़ा सा वीकनेस। नर्व की तो बट बहुत सर बात उसको अलग है। मेडिकली उसको एडवाइस किया गया होगा ना वर्कआउट करने के लिए। बराबर, बराबर उन्होंने किया, क्योंकि उनको ये लगा कि यार इसका डैमेज इतना नहीं है, उसको हम दे सकते हैं चैलेंज। अगर देखो, इसलिए वो मेडिकल टर्म्स में उसको इररिवर्सिबल बोलते हैं। इररिवर्सिबल इंजरी मतलब तुम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसको फ्यूजो राइट। इररिवर्सिबल उसका फ्यूजो इररिवर्सिबल वगैरह होता उसका। उसका क्या? फ्यूजो वगैरह चलता था उसका, फिंगर ग्रिपिंग ये भी नहीं होता था, जमाने के बाद तो बहुत अच्छा हो गया वो। बराबर है, मतलब उसको इतना डैमेज नहीं था, तो उसका रिवर्सिबल था। तो बोलते हैं ना, हार्ट डिसीज में भी बोलते हैं इररिवर्सिबल हार्ट डिसीज। और इररिवर्सिबल हार्ट डिसीज मतलब इतना बेकार हार्ट हो गया, डैमेज हो गया कि अभी वो रिवर्स नहीं कर सकते। और कुछ रिवर्सिबल होता है, कुछ लोग हार्ट अटैक आने के बाद भी मैराथन भागते हैं, हम्म। क्योंकि वो उतना डैमेज नहीं होता है, और वो ट्रेनिंग के साथ और अच्छे के साथ वो रिवर्स कर सकते हैं। उसको गए हुए हुए डैमेज को वो मिटा नहीं सकते, वो तो हो गया, लेकिन जो है उसको अच्छा करो, बराबर। ये होता है। बात समझ, इसलिए वो मेडिकल टर्म से उसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोलते हैं। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुमको कुछ होना नहीं चाहिए, अगर नसीब थोड़ा सा बुरा है तो इरिवर्सिबल होगा, नसीब अगर बहुत ही बेकार है तो इरिवर्सिबल। तो फिर लोग कोमा में भी चले जाते हैं ना, बस कुछ कर ही नहीं सकते, 15-15 साल पड़े रहते हैं। वो तो सीवियर है, सबसे सीवियर डैमेज होता है। बराबर। बात समझो, ठीक है? ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा बात, अभी डाउट्स क्लियर है सबके? यस। राइट सर। अभी हम लोग एक जॉइंट्स की लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ जॉइंट्स विच मेक मूवमेंट। बेसिक बेसिक जाएंगे हम लोग। जॉइंट्स, लिस्ट ऑफ द जॉइंट्स टू मेक मूवमेंट्स। तो आप ये लिख सकते हो, मूवमेंट मेकिंग जॉइंट्स। मूवमेंट, ये मैं आपको ब्रॉड बोल रहा हूं, हालांकि बहुत जॉइंट्स जॉइंट बॉडी एक्शन में जो मूव, चलेगा ना, जॉइंट एक्शन। नहीं जॉइंट एक्शन बाद में लिखेंगे, पहले तो बेसिक लिख मूवमेंट मेकिंग जॉइंट्स। कौन कौन से जॉइंट्स में मूवमेंट होता है? तो सबसे पहले लिखो, मैं इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं, मेटा टार्सल, META मेटा। ये कहना, ये मेटाटार्सल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सिखाना जरूरी है आपको। मेटाटार्सल, META मेटा, TARSL टार्सल, फैलेंजियल जॉइंट।
PHALANGIAL, phalangeal जॉइंट। ये क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है जॉइंट के बारे में बात करना, इसलिए मैंने इसको दिया है। दूसरा लिखिए एंकल जॉइंट, एंकल जो आमतौर पे हम लोग काम करते हैं, एंकल जॉइंट। फिर लिखिए नी जॉइंट, नी जॉइंट, नी। फिर लिखिए हिप जॉइंट, हिप। फिर अलग लिखिए स्पाइन, स्पाइनल कॉलम, ऐसे लिखिए। हालांकि ये जॉइंट है क्या नहीं, बहुत लोगों के अलग अलग राय है, लेकिन हमको इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। स्पाइनल कॉलम, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं जॉइंट नहीं है, उसमें जॉइंट है तो हमारा। काफी डिबेट है लोगों का, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये भी एक जॉइंट है शरीर। उसके बाद लिखिए शोल्डर जॉइंट, उसके बाद लिखिए एल्बो जॉइंट, फिर लिखिए रिस्ट जॉइंट, रिस्ट। हालांकि अगेन स्कैप्यूला को टेक्निकली जॉइंट नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ जॉइंट्स उससे रिलेटेड है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो शोल्डर में देखेंगे हम लोग। फिर लिखिए नेक जॉइंट, नेक, नेक जॉइंट। अब मैं एकदम ब्रॉड आपको देने वाला हूं टू बिगिन विथ। मसल्स वर्किंग एट जॉइंट्स, ऐसे हेडिंग दीजिए, मसल्स वर्किंग एट जॉइंट्स, मसल्स वर्किंग एट द जॉइंट्स, मसल्स वर्किंग एट जॉइंट्स। और पहला लिखिए मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट, लिखिए उसके सामने ऐसा एक लाइन मार दीजिए। मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट पे कौन सा मसल काम करता है, संतोष बता। क्या बोले? नीचे के पैर के नीचे जो तो मसल का नाम नहीं पता मुझे। बहुत से मसल्स है, लिखिए स्मॉल मसल्स ऑफ द फुट, स्मॉल मसल्स ऑफ द फुट काफी है, हम लोग ज्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे उसमें। स्मॉल मसल्स ऑफ द फुट। फिर लिखिए एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट पे काम करने वाले मेजर मेन मसल्स लिखिए, हालांकि बहुत है, मेन मसल्स लिखिए काफ मसल्स, काफ मसल्स। और वो काफ मसल्स में दो मसल्स है, पहला लिखिए बड़े वाला, थोड़ा सा उसके डिटेल में हम बाद में देखेंगे, गैस्ट्रोनीमियस, GASTROCNEMIUS, गैस्ट्रोनीमियस। और दूसरा लिखिए सोलेयस, SOLEUS, यूएस, दुबई, कनाडा। और एक मसल लिखिए जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं बताऊंगा उसके बारे में, उसको बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर। अब ये टिबिया क्या है वगैरह ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। टिबियालिस एंटीरियर, हम लोग मसल्स के बारे में बात करेंगे। टिबियालिस, TIBIALIS, टिबियालिस एंटीरियर। फिर नी जॉइंट लिखिए, नी जॉइंट, नी जॉइंट पे काम करने वाले मसल्स, तो लिखिए नी जॉइंट पे काम करने वाले मसल्स, मेन मसल्स क्वाड्रिसेप्स। अब उसमें कौन से क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, सिर्फ लिखिए क्वाड्रिसेप्स ग्रुप लिखो, क्वाड्रिसेप्स ग्रुप, QUADRICEPS, क्वाड्रिसेप्स ग्रुप। हैमस्ट्रिंग ग्रुप, हैमस्ट्रिंग ग्रुप, क्वाड्रिसेप ग्रुप, हैमस्ट्रिंग ग्रुप। गैस्ट्रोनीमियस भी लिखो, गैस्ट्रोनीमियस भी काम करता है नी जॉइंट पे।
गैस्ट्रो, जो काफ का मसल होता है ना बड़ा, वो नी जॉइंट पे भी काम करता है, गैस्ट्रोनीमियस। फिर लिखो हिप जॉइंट। दोनों के हिप मसल जॉइंट पे काम करने वाले मेन मसल है, लिखो ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, कॉमा, फिर लिखो वन मसल ऑफ द क्वाड्रिसेप ग्रुप। वन बिग मसल ऑफ द क्वाड्रिसेप ग्रुप, वो भी काम करता है हिप जॉइंट पे। वन बिग मसल ऑफ द क्वाड्रिसेप ग्रुप, उसका नाम लिखो रेक्टस फीमोरिस। ये सब मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रेक्टस, RECTUS, रेक्टस, RECTUS, रेक्टस फीमोरिस, ये क्वाड्रिसेप का एक हिस्सा है। चेता का गयो चेता नदी फिर लिखो थ्री मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग ग्रुप। वो तीन मसल्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। थ्री मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग ग्रुप, सर ये हिप चार जॉइंट के इसमें। हिप जॉइंट पे ओके। थ्री मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग ग्रुप। तो हिप जॉइंट पे कौन कौन काम करता है? ग्लूटियस मैक्सिमस, वन मसल ऑफ द क्वाड्रिसेप्स, वो रेक्टस फीमोरिस है, थ्री मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग ग्रुप। और फिर दो भी लिखिए, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, ये भी लिख लीजिए, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, हालांकि बहुत है लेकिन ये मेन मसल्स। फिर लिखिए हिप फ्लेक्सर्स, हिप फ्लेक्सर ग्रुप, हिप फ्लेक्सर ग्रुप। फिर लिखिए अडक्टर्स, अडक्टर ग्रुप। ये काफी है, हिप जॉइंट पे काफी हम लोग देख लिए। उसके बाद लिखिए मसल्स वर्किंग ऑन द स्पाइन, ये थोड़ा कंसिडर करेंगे हम लोग। स्पाइन, चाचा कोनारो मसल्स वर्किंग ऑन द स्पाइन, उसमें लिखिए इरेक्टर स्पाइने ग्रुप। इरेक्टर, ERECTOR, इरेक्टर स्पाइने ग्रुप। यस इरेक्टर स्पाइने ग्रुप। और लिखो उसके साथ पैरा पैरा स्पाइनल मसल्स, मैं इसके बारे में भी सर ये बात करूंगा। सर ये मसल वर्किंग ऑन द स्पाइन में कौन से मसल्स है? इरेक्टर स्पाइने ग्रुप, इरेक्टर स्पाइने, ERECTOR, इरेक्टर स्पाइने ग्रुप। इसमें 9 मसल्स होते हैं एक्चुअली, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। इरेक्टर स्पाइने स्पाइने ग्रुप। और लिखिए उसमें पैरास्पाइनल मसल्स, पैरास्पाइनल मसल्स, पैरास्पाइनल मसल्स। यस टेढ़ा मसल पैरास्पाइनल मसल्स। देख क्या दोबारा फिर लिखिए मसल्स वर्किंग ऑन द शोल्डर जॉइंट। काफी है इसमें, काफी मतलब इंपॉर्टेंट मसल्स है। पहला लिखिए चेस्ट मसल्स, जिसको पेक्टोरल्स बोलते हैं। चेस्ट मसल्स जिसको बोलते हैं पेक्टोरल्स, PECTORALS, पेक्टोरल्स। ज्यादा नहीं हमारा जो सारे हाथ अभी बैक रोवर फिर लिखिए बैक मसल्स, बैक मसल्स, वो भी शोल्डर जॉइंट पे ही काम करते हैं, बैक मसल्स। इसमें मेन होता है लैटिसिमस डॉर्साई, जो सबसे बड़ा होता है बैक में। लैटिसिमस, लैट्स बोलते हैं ना लोग, लैट्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं। लैटिसिमस, LATTISSIMUS, लैटिसिमस डॉर्साई, DORSI। एमयू एमयू एस लेटिसमस फिर लिखिए रोटेटर कफ ग्रुप, रोटेटर कफ, ROTT रोटेटर कफ ग्रुप। टी और फिर लिखिए डेल्टॉइड ग्रुप, ये सब बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। डेल्टॉइड ग्रुप, डेल्टॉइड, एंट्री डेल्टॉइड, मिडल डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड वगैरह वगैरह। डेल्टॉइड ग्रुप ये सब शोल्डर जॉइंट पे काम करते हैं।
फिर लिखिए मसल्स वर्किंग ऑन द एल्बो जॉइंट। बाइसेप ट्राइसेप नॉर्मल मसल। तो इसमें हम लोग एल्बो जॉइंट पे मेनली दो मसल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। एक को लिखियो एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप, जिसको बाइसेप बोलते हैं, मतलब बाइसेप उसका एक हिस्सा है। एल्बो फ्लेक्सर्स, जिसको पॉपुलरली बोलते हैं बाइसेप्स। पॉपुलरली लिखो, उसको टेक्निकली बाइसेप्स नहीं बोलते। टेक्निकली बाइसेप ब्रेकाई अलग मसल है, उसमें तीन में से एक है, लेकिन टेक्निकली पॉपुलरली उसको बाइसेप्स बोलते हैं, एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप। और एल्बो एक्सटेंसर ग्रुप उसको बोलते हैं ट्राइसेप्स, जो एल्बो जॉइंट पे काम करता है। एल्बो एक्सटेंशन, एक्सटेंसर्स, EXTENSORS, जिसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। एल्बो फ्लेक्सर्स को पॉपुलरली बोलते हैं बाइसेप्स, हालांकि उसमें और दो मसल्स हैं, लेकिन एल्बो एक्सटेंसर को बोलते हैं ट्राइसेप्स। और लिखिए फाइनली मसल्स वर्किंग ऑन द रिस्ट जॉइंट, फोरआर्म फ्लेक्सर्स एंड फोरआर्म एक्सटेंसर्स। ऐसे दो, उसमें तो बहुत से मसल्स है उसमें एक्चुअली, जिसके बारे में हम लोग एक लेक्चर में थोड़ा स्लाइड में देखेंगे उसके बारे में। पाल्मेरिस लॉन्गस वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है, हमको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमारा कोर्स इतना थ्योरी ओरिएंटेड नहीं है, फिर भी एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। तैयार है ना अभी? उसको फोरआर्म फ्लेक्सर्स या रिस्ट फ्लेक्सर्स भी बोलते हैं। तो लिखो फोरआर्म या रिस्ट फ्लेक्सर्स, फोरआर्म या रिस्ट एक्सटेंसर्स। यस। ठीक है, दैट्स इट। राइट सर। कल 4 बजे जिम में चलेगा? चलेगा सर, हाँ चलेगा सर। ओके, थैंक यू। इसका कंटिन्यूशन हम लोग आगे थ्योरी में करेंगे। थैंक यू सर। चलेगा ना। चलो ठीक। ओके, कल इसका सर लेकिन दशहरा है तो मतलब हाँ पूजा वगैरह। हाँ, तो कल देख लीजिए, अगर आपको कल ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन मुझे लेंगे। सर मुझे तो वैसे जिम में भी कंफर्टेबल है, आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डिसाइड कर लेंगे कल सुबह, लेकिन जिम में लेंगे। संतोष तेरे को ठीक है। कुछ काम है क्या? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, कोई बात, चलो ठीक, डन। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।